नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए श्री परिवार में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा 1000 पीस ईयर के क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं। उसके 28 पार्ट आ चुके हैं, ये उसका 29वां पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो दो कि 2017 के अंदर पूछा गया था कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। क्या वो भितरकनिका मैग्रो है, या फिर चंबल नदी है, या पुलिकट झील है, या फिर दीपोर बील है। तो कहाँ पर हमें जाना होगा यदि हमें घड़ियाल को देखना है उसके प्राकृतिक आवास पर। यह क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह की क्वेश्चन लगातार यूपीएससी पूछती रहती है। तो आइए देख लेते हैं, इसके उत्तर आंसर जान लेते हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं थोड़ा सा घड़ियाल के बारे में। इन्हें गेवियल भी कहते हैं और ये एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है और अपने लंबे पतले थुने के कारण यह अन्य से अलग होते हैं, जो कि एक बर्तन जैसा दिखाई देता है। घड़ियाल एक उपस्थित स्वच्छ नदी का एक अच्छा संकेतक है। यदि नदी स्वच्छ है यानी इसका पानी जो है साफ है तो उसका अच्छा संकेतक है, वहां पर घड़ियाल मिलेंगे आपको। यह एक प्रजाति ज्यादातर हिमालय नदी के ताजे पानी में पाई जाती है। विंध्य पर्वत एक उत्तरी ढलान से चंबल नदी को घड़ियाल के प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है। अन्य हिमालयन नदी जैसे कि घाघरा, गंडक, गिरवा, रामगंगा, सोन नदियां इसके द्वितीयक आवास है। यहाँ जाना मत, ठीक है। नहीं, यहाँ पर कौन रहते हैं? घड़ियाल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ जल है, कभी आपको पकड़ ले, ठीक है। संरक्षित स्थिति की बात करें तो IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ठीक है। फर्स्ट कौन सी? फर्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची के अनुसूची के फर्स्ट में ये संरक्षित है। और उड़ीसा ने महानदी नदी बेसिन में घड़ियाल के संरक्षण के लिए 1000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है, ठीक है। तो 1000 रुपये उसको मिलेंगे जो उनका संरक्षण करेगा। तो आप संरक्षण कीजिएगा। इसका आंसर है चंबल नदी। जैसे कि आपने देखा कि चंबल नदी में मिल सकते हैं। आपको प्राकृतिक आवास में यदि देखना है घड़ियाल को तो आप चंबल नदी पे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2014 के अंदर आया था कि अर्थ ओवर के संबंध में नीचे 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए इनको बता देते हैं कौन सा सही है। पहला है कि यह UNEP और यूनेस्को की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि UNEP की और यूनेस्को की एक पहल है। दूसरा कथन है कि यह आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन पर 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं, यानी कि 1 घंटे के लिए लाइट बंद करना, ऐसा कुछ प्रतिभागी इस तरह कोई कार्य करते हैं। तीसरा कथन है कि यह जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक अभियान है। तो ये क्या है, पहले ये चेक करते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं अर्थ ओवर के बारे में। अर्थ ओवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, यानी कि WWRC की एक पहल है जो कि वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। यह प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है। यह 180 से अधिक देशों के लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार 8:30 से यानी कि 8:30 से बजे के रात के 9:30 तक बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे कि लाइट बचाया जा सके, ठीक है। और किसका संरक्षण हो सके? पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रतीकात्मक आह्वान में ऊर्जा बचाने हेतु गैर आवश्यक प्रकाश के उपयोग को कम करना है। तो किसके लिए प्रावधान है, कौन सा प्रावधान, ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए, ये इनकी पहल नहीं है, किसकी पहल है? ये WWF की पहल है। तो जो पहला कथन था वो गलत हो गया, दोनों सही हैं, ठीक है। 1 घंटे की लाइट को बंद कराने का भी ऐसा कोई प्रावधान है, जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रावधान है। तो दुख क्या पूछा गया था? सही पूछा गया था। तो 2 और 3 सही है, हमें बता दिया इनको कि इसका आंसर सी है। यदि आपने 2014 में एग्जाम दिया तो इसका आंसर सी लगा के आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कभी कभी खबरों में आने वाले शब्द वानाक्राई, पेट या इंटर्न ब्लू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या वो एक्सोप्लैनेट से संबंधित है, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित है, या फिर साइबर हमले से संबंधित है, या फिर वो मिनी उपग्रह से संबंधित है? तो आइए देख लेते हैं वो किससे संबंधित है। देखिए, रैम्सवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर एक रूप है, ठीक है। किसका रूप है? एक रैम्सवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का एक रूप है। एक बार जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है तो यह आमतौर पर डेटा तक पहुंचकर उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाता है और भुगतान करने पर डेटा तक पहुंच बहाल करने का वादा करते हुए हमलावर पीड़ित से फिरौती की मांग करता है। वानाक्राई, पेट या इंटर्न ब्लू कुछ रैम्सवेयर
जिन्होंने बिटकॉइन से फिरौती की भुगतान की मांग की थी। तो ये इस तरह से संबंध किससे हैं? एक प्रकार से साइबर हमला है, आपके डाटा को चुराते हैं और आपके डाटा तक पहुंच को बनाने के लिए, यानी कि आपको वो डाटा फिर से मिल सके या फिर आप उससे आपको ब्लैकमेल करके उसके फिरौती मांगते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? ये वानाक्राई पेटेंट ब्लू क्या है? ये साइबर हमले से संबंधित है। क्या करते हैं कुछ लोग जो हैं वो आपके ऊपर साइबर अटैक करते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से, और आपका डाटा चोरी कर लेते हैं, उसको वायरल करने की धमकी देते हैं, या फिर आपके जो आपका डाटा है उससे जो पहुंच होती है आपकी वो नहीं बन पाती, उससे पहुंच बनाने के लिए, यानी कि आपको डाटा फिर से मिल जाएगा, उसके लिए आपसे फिरौती मांगी जाती है। तो ये क्या है? एक प्रकार का साइबर हमला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर सी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2009 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो वो क्या है? क्या वो दिलवाड़ा मंदिर है, या कालका शिमला रेलवे है, या भितरकनिका मैक्रो क्षेत्र है, या विशाखापट्टनम से अराकू घाटी रेलवे लाइन है? तो वो कौन सा है? आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, कालका शिमला रेलवे यह 96 किलोमीटर लंबा सिंगल ट्रैक वर्किंग रेलवे लिंक है, जिसमें 19वीं शताब्दी के मध्य में शिमला के पहाड़ी शहर को एक सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। लगभग 111 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो 2008 में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर रेलवे लाइन बनी और इसे भारत के पर्वतीय रेलवे के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं कि हो सकता है कि हाल ही में कोई चीज यूनेस्को में शामिल की गई हो, तो वहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, और कोई किसी वजह से कोई भी चीज चर्चाओं में रहती है, इन चारों में से कोई भी चर्चाओं में है, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई क्षेत्र चर्चाओं में है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो वहां से क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो वो किस किस के लिए है? क्या वो सेवा प्रदाताओं के लिए है, डेटा केंद्र के लिए है, कोऑपरेटिव निकाय के लिए है, तीनों में से किसी दो के लिए, एक के लिए, या तीनों के लिए है? तो आइए चेक कर लेते हैं किन किन के लिए है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के अनुसार केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का नामक एक एजेंसी का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत वर्ष 2014 में सीईआरटी इन के लिए इन स्थापित और अधिसूचित किए नियम 12 पहले के ए के अनुसार घटना होने के उचित समय के भीतर सीईआरटी इनका साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लिए सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कोऑपरेटिव निकाय हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाया गया। इनकी जो तीन वहां पर रखे गए हैं, तीनों के लिए ही अनिवार्य है, घटना का रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो सही पूछा गया है, तीनों ही अनिवार्य रूप से सही है, तो आंसर का डी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनमें से कथन में से कौन कौन सा सही है। पहला कथन क्या दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई का गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी कर सकती है, ठीक है। अगला कथन है कि आरबीआई का गवर्नर आरबीआई अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त है। तो आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, ठीक है। हालांकि रिजर्व बैंक मूल रूप से निजी स्वामित्व में था, लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण करने के बाद पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। आरबीआई के मामले में केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं और बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार रूप में की जाती है। तो आंसर क्या हो गया कि दूसरा कथन तो हो गया सर गलत, ठीक है, पहला और तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पर्सनल बेरोजगारी आमतौर पर उसका अर्थ क्या होता है? पर्सनल बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? क्या बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार रहते हैं, इसको पर्सनल बेरोजगारी कहते हैं, या फिर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता उसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं? पर्सनल बेरोजगारी को ही छिपी रोजगारी बोला जाता है, ठीक है।
और श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, क्या उसको छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है? या फिर श्रमिकों की उत्पादकता कम है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है? तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, प्रचलन बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी यह वह स्थिति है जब श्रमिक काम तो करता रहता है लेकिन उसकी क्षमता की पूरा उपयोग नहीं हो पाता। मान लीजिए आप जो है 10 किलो गेहूं उगा सकते हैं या फिर आप उतना कार्य कर सकते हैं, मगर जहां आप काम में लगे हुए हैं आपकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो आप उतना उत्पादन या फिर उतना प्रोडक्शन या फिर देश की जो सहयोग उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको उस तरह का काम नहीं मिल पा रहा है जो आपकी क्षमता है। यानी कि आपकी क्षमताओं से आपको कम काम मिल रहा है या फिर आपको काम ही नहीं मिल रहा है, इस तरह की स्थिति। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास कोई बेहतर रोजगार नहीं होता। यहाँ से हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, यहाँ से जानिए। जैसे कि खेत है, सबसे अधिक जो छिपी रोजगारी मिलती है वो खेत के अंदर यानी कि खेती के अंदर ही मिलती है। वहां पर क्या, एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर मान लीजिए 4 बंदे लगे हुए हैं काम के अंदर। कितने बंदे लगे हुए हैं? 4 लोग काम में लगे हुए हैं। और 4 लोग मिलके क्या करते हैं? 10 किलो या फिर 1 क्विंटल का उत्पादन करते हैं या 2 क्विंटल का उत्पादन करते हैं। वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से 2 क्विंटल का उत्पादन करते हैं और वहां पर 4 लोग लगे हुए हैं। हमने देखा कि 3 लोग लगे होने के बावजूद भी वहां पर का जो उत्पादन है वो 2 क्विंटल ही है, और 4 लोग लगे होने के बावजूद भी उसका जो उत्पादन है वो 2 क्विंटल ही है। इसका मतलब वो 3 व्यक्ति 2 क्विंटल का उत्पादन कर सकते हैं, जो अन्य एक व्यक्ति है वो क्या है, उसके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो भी अपनी खेती में लगा हुआ है और जो उत्पादन हो रहा है वो 2 क्विंटल ही हो रहा है। इसका मतलब जो वो एक बंदा है वो छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी कि उसको जो रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा उसकी क्षमता के अनुसार। वो वहीं पर खेती में लगा हुआ है, मगर उसकी क्षमता जो है, वो कार्य करने की क्षमता है, उसका कोई प्रोडक्शन उत्पादन नहीं हो रहा है। सेम चीजें आ रही हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन सकते हैं या फिर आपकी क्षमता है, आपकी जो पढ़ाई है वो इस तरह की है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, मगर आपको उस तरह कुछ छोटा काम करना पड़ रहा है, यानी कि आपकी जो क्षमता है उस तरह का काम आपको नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि आप ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जॉब आप कर सकते हैं और आपको जॉब कहाँ पे करनी पड़ रही है? एमटीएस की जॉब करनी पड़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, तो आप छिपी हुई बेरोजगारी को समझ चुके होंगे। आंसर क्या है? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना, यानी कि सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान किससे संबंधित हैं? क्या वो अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना, राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करना, पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्ति और अधिकार का निर्धारण, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना? तो क्या है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये क्या चीज संबंधित है कि अनुसूचित जो जनजाति हैं, ठीक है, उनके हितों की रक्षा करता है। कहां पर ये प्रावधान दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची के अंदर। और 6ठी अनुसूची किस तरह के प्रावधान है? तो आंसर हो जाता है इसका ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर। देखिए, केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार की ही सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन क्या है, पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि मैं भी उन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसा नहीं होता है। बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार को ही सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता है, अन्य को भी होता है। तो ये गलत है। कुछ चीजें आपको देखिए, हर चीज बुक से पढ़नी जरूरी नहीं होती है, समाज से भी चीजों को पढ़िए। ठीक है, तो पहले कथन क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? घर की सबसे उम्रदराज जो महिला है, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है, राशन कार्ड जारी करने के लिए घर का मुखिया होगी। मुहिम चलाई गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। आप भी देखते होंगे, यदि आप राशन लेने जाते होंगे, यदि आप उससे संबंधित हैं, तो राशन किन के नाम है, राशन कार्ड किन के नाम है? मुखिया कौन है? महिला होगी। ठीक है, जो भी सबसे बड़ी महिला है वो मुखिया होगी। अगला कथन क्या है कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा उसके बाद 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी तक टेक ऑफ होम राशन मिलता है। देखिए, ये होता है कि 6000 रुपए तक उसका कम का राशन, और महिला को जो लाभ पहुंचाया जाता है वो भी 6000 रुपए तक वो चीज दी जाती है। ये कोई ऐसा कुछ तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो तीसरा कथन क्या है? गलत है। क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है।
थोड़ा सा इसके बारे में अन्य जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित किया गया है। 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदलाव को चिन्हित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना काफी बार जरूरी हो जाता है, इस तरह के पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं। आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर क्या है, केवल 2 सही है, तो केवल 2 यानी कि बी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। ये भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इस तरह कुछ हल्का हल्का इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन भी था, तो इसी टाइप से थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती हैं। पूछ क्या रहा है, अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है कि इस तरह की अपनी स्वतंत्रता जो है, दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ पर मिलेगी आपको, कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलेगी? तो आंसर तो आप जानते हैं, ठीक है, मगर क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न को भी जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। विवाह का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है, जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है, आंसर हो गया इसका बी। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप हमसे कुछ अन्य प्रकार की चीजें पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।